तो जी मैंने इसमें न्यू प्रोजेक्ट किया और मैंने यहाँ से अपनी पीएलसी जो भी मेरे पास मौजूद है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी सिमुलेशन करनी है तो मेरे पास ये नीचे वाली सीरीज़ में सिमुलेशन मौजूद नहीं है। FBS सीरीज़ में सेलेक्ट करूँगा, इसमें मुझे सिमुलेशन मिलती है। तो मैंने FBS 20 MC हमारे पास लैब में भी मौजूद है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसे ओके किया। देखिए जी अब फंक्शन सेम है, प्रोसेस सेम है, चीज़ें सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो गया। लॉजिक सेम है। जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ स्क्रीन एक जगह स्टील्ड है, वो लाइट स्क्रीन नहीं हो रही। ओके, यस दैट्स फाइन, थैंक यू। ले जी ये देखें जी, ये मेरे पास एक फैटक की पीएलसी है, मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ले जी ये फैटक का सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया था, इसको मैंने इंस्टॉल करके डाउनलोड भी करके मैंने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ से गया और मैंने अ, इसको न्यू प्रोजेक्ट किया और मैंने यहाँ से FPS की सीरीज़ को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि FPS की सीरीज़ में मुझे सिमुलेशन मिलती है। तो ये फैटक ब्रांड को इसलिए हमने सेकंड नंबर पे कर रहे हैं। अगर आप देखें पूरी आपकी जो इंडस्ट्री है वो हाई एंड के ऊपर सीमेंस को डोमिनेट कर रही है और लो एंड के ऊपर फैटक डोमिनेट कर रही है। और ब्रांड भी हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी फैटक ने अभी तक मार्केट काफ़ी कैप्चर की हुई है। तो इसलिए फैटक को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगली पीएलसी में चलेंगे। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, ओके कर दिया मैंने। मैंने यहाँ से इसको M0 लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने देखे जी मेरे पास ये एक प्रोग्रामिंग विंडो आ गई, ये इसका इंटरफेस आ गया। यहाँ प्रोग्रामिंग करेंगे, ये इसके कुछ टेबल्स हैं, लैडर है, मेन प्रोग्राम, सब मेन, आपके इंटरप्ट, आपकी FB FC। तो ये आपके इधर आ चुके हैं। नहीं जी यहाँ पर भी मैं हम वैसे ही देखेंगे, NO कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट, वन शॉट राइजिंग, वन शॉट फॉलोइंग, कॉइल है, इनवर्स कॉइल, सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन, टाइमर्स, काउंटर और अदर फंक्शन। तो आज हम लगाते हैं जी, एक इनपुट लगाई मैंने X0। X0 अब मेरे पास यहाँ पे है। सीमंस में यही चीज I0.0 थी। सीमंस कहता है कि भाई आप सॉफ्टवेयर से भी X को ऑपरेट नहीं कर सकते, यानी कि सिमुलेशन कर रहे हैं, आई को आप ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन फैटक के अंदर एक्स ऑपरेट हो जाता है सिमुलेशन में। लेकिन जब आप ऑनलाइन होते हैं हार्डवेयर के साथ, फिर एक्स ऑपरेट नहीं होगा, एक्स को आपको बाहर से इनपुट ही देनी पड़ेगी, एम ऑपरेट होगा। तो मैंने X0 लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें ऑपरेट हो जाएगा। तो मैंने Y0 लगाया, तो नाउ इट इज ओके। X0 इज स्विचेस टू Y0। जब X0 ऑन होगा तो Y0 भी ऑन हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ Y0 आपका ऑन ही रहे, तो देन मैं इसकी होल्डिंग करवा देता हूँ। वहां पर भी ऐसे ही होल्डिंग करवाई थी हमने। सो यू कैन सी दिस वन के यहाँ पे देखें एक्स एक मैंने ऑफ का पुश बटन भी लगा दिया। वहां पर भी लॉजिक यही थी, यहाँ पर भी लॉजिक यही है, एड्रेस डिफरेंट हो गए, सिंटैक्स डिफरेंट हो गया। X0 तो देखें यहाँ पर गया पीएलसी के अंदर, मैंने सिमुलेशन पे क्लिक किया, पीएलसी पे गया, रन पीएलसी, नाउ यू कैन सी इट इज ऑन। तो मैंने इसको ऑन किया, तो देखें X0 ऑन हुआ तो Y0 भी ऑन हो गया। X0 बंद भी कर दूं तो Y0 ऑन है, क्योंकि यहाँ से मैंने होल्डिंग पॉइंट दे चुका हूँ। अब मैंने इसको बंद करना है Y0 को, तो मैं X1 को ऑन करूंगा, तो देखें ये ओपन हो गया, पाथ कट हो गया, Y0 बंद हो गया। तो मैंने इसको दोबारा से ऑफ किया तो फिर भी ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये पीछे दोनों कॉन्टैक्ट ओपन लगे हुए हैं। तो दैट इज होल्डिंग पॉइंट इन फैटक। अब देखें द सेम प्रोसेस, द सेम थिंग दैट वी डिड इन Siemens, नाउ सेम थिंग इज इन द फैटक पीएलसी, फैटक प्रोग्रामिंग। टाइमर्स काउंटर्स में सिंटैक्स चेंज होगा, वो भी हम देखते हैं अभी। आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एक इनपुट मजीद X2, यहाँ पर लगा तो मैं सेट कॉइल, हमने Siemens में भी सेट कॉइल की थी, तो मैंने सेट लगाया और एंड देन आई कैन मेक इट अ Y1। so you can see that's one, then I can go it here and I can say that it is X3
and it will be like and तो x3 मैंने लगाया फॉर द रीसेट। तो रीसेट में किसे करवाऊंगा, मैं y1 को ही करवाऊंगा। अच्छा, एक रूल जो पड़ा था कि लोअर लाइन हैज एन प्रायोरिटी, वो यहाँ पर भी सेम है। x2 ऑन होगा तो y1 ऑन हो जाएगा, x3 ऑन होगी तो y1 रीसेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब दोनों ऑन कर देंगे तो नीचे वाले की प्रायोरिटी होगी और y1 ऑफ रहेगी। तो अगर मैं ये वाली चीज़ है इसको मैं अप्लाई करता हूँ, लेट से x ऑन किया, ये ऑन हो गया, इसे बंद भी किया तो ये ऑन हो गया। अगर मैं इसको ऑन किया तो ये बंद होगी। अब अगर मैंने इसको ऑन किया तो ये बंद हो गया, ऑन हो गया, और इसको मैंने भी ऑन किया तो देखें बंद हो गया, क्योंकि दोनों ऑन है तो लोअर लाइन हैज एन प्रायोरिटी। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करूं और नीचे में ले आता हूं और मैं ये कहता हूं इसको x मैं 4 कर देता हूं, इसे मैं x5 कर देता हूं, और इसे मैं y2 कर देता हूं। तो इसे मैं कॉइल सेट है तो इसे मैं रीसेट कॉइल कर देता हूं, और इसे भी मैं रीसेट कॉइल कर देता हूँ y2 करके। फिर इसको मैं सेट कॉइल कर देता हूँ। नाउ द गेम इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलें जी, ये ऑन करेंगे तो रीसेट करेगा, ये ऑन करेंगे तो सेट करेगा, ये दोबारा ऑन करते हैं, रीसेट कर दिया उसने। अकेला अकेला वो दोनों काम कर रहे हैं। अब अगर मैं दोनों ऑन कर दूं तो वो उसने सेट कर दिया, क्योंकि बिकॉज लोअर लाइन हैज एन प्रायोरिटी, और लोअर के अंदर सेट नीचे है, ऊपर देखें लोअर के अंदर रीसेट नीचे है, तो इसलिए रीसेट की प्रायोरिटी यहाँ पे बनी, क्योंकि अभी वो इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में ये नीचे है, तो इसलिए ये बंद है इस वक्त y1। y2 इसलिए ऑन है कि नीचे सेट है, तो सेट की प्रायोरिटी क्योंकि नीचे होने की वजह से ज्यादा हो गई। लोअर लाइन हैज एन प्रायोरिटी, so that is basically my set and reset instruction in Patek PLC। कोशिश करें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में कर लें। कोई इशू आता है मैं आपके साथ कंपनसेटिंग क्लासेस भी करने को तैयार हूँ, किसी को पर्सनल हेल्प चाहिए तो हम वो भी तैयार हैं, लेकिन आप सीख लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को हो जाएगा। x6 मैंने यहाँ पे लगाई, एक इनपुट ये है, ये टाइमर इंस्ट्रक्शन, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। तो देखिए मेरे पास डिफरेंट टाइमर्स आ रहे हैं। टी ज़ीरो मेरे पास जो टाइम है वो 0.01 सेकंड का टाइमर है, यानी कि अगर मैं पीवी के अंदर प्रीसेट वैल्यू के अंदर 1 दे दूं, देन आई हैव एन 1 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेकंड, दिस इज द टोटल डिले। तो अगर मैं यहाँ 10 दे दूं, दैट इट इज एन 0.1 द टोटल डिले। देन अगर मैं 100 दे दूं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेकंड, तो 1 सेकंड इज द टोटल डिले। या 1000 दे दूं तो अब ये 10 सेकंड बन जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू ने इस वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर टोटल डिले कैलकुलेट करना है। मैंने इसे ओके कर दिया 10 सेकंड का डिले के लिए। ये मेरे ओपन ब्रांच है तो मैं ये वाला एरो पकड़ता हूँ हॉरिजॉन्टल लॉन्ग, और ये मैंने मिला दिया। एक कॉइल ली मैंने और मैंने यहाँ पे लगाई और मैंने y3 लगा दिया। अब आपने सीमेंस कर लिया है तो आप भी मास्टर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको फैटक और बाकी पीएलसीज के अंदर। बस इसको उस पर ग्रिप कर लें, उस पर वीडियोस मौजूद हैं, बंदे मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर मौजूद है, सेशंस मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं। तो आई डोंट थिंक तो कोई आपको मसला आना चाहिए। दैट इज y3 एंड दिस इज वन आउटपुट, दैट इज y4। तो इसमें y3 और y4 साइमल्टेनियसली ऑन हो जाएगी, क्योंकि जब टाइमर अपना टाइम पूरा करेगा, यहाँ पे सिर्फ ऑन डिले टाइमर है हमारे पास, बाकी टाइमर्स नहीं है। तो यहाँ जब टाइम पूरा करेगा तो y3 ऑन हो जाएगी। जब y3 ऑन होगी तो वो इसको क्लोज करेगी तो y4 भी ऑन हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे एक टाइमर का कॉन्टेक्ट भी यूज कर सकता हूँ T0, then I can use another output y5,
तो आई कैन सी दैट कि मेरे पास मज़ीद भी ये जो है, अब जैसे ही ये टाइमर अपना टाइम पूरा करेगा, Y3 Y4 Y5 ये इकट्ठे ऑन हो जाएंगे, क्योंकि Y3 ऑन होते ही ये क्लोज होगा तो Y4 ऑन हो जाएगा, टाइमर के पूरे होते ही ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा तो Y5 ऑन हो जाएगा। ऑन डिले टाइमर है, इसके पीछे इनपुट का रहना ज़रूरी है, जब भी इनपुट बंद होगी आगे सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। So I can switch on this one, then you can see that your timer is running, and after a 10-second delay your output will be on. All the outputs has been on. तो अगर आप इसे एंजॉय करके और सीख के चलें तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, दिस अ वेरी टॉय लाइक इंटरेस्टिंग थिंग है। खुद ही चीज़ें ऑन हो रही है, ऑफ हो रही हैं आपके सामने। दिस इज अ टाइमर, हाउ द टाइमर ऑपरेट इन दी FATL। I can use an X7 is my input and C is my counter, that's the C0. I can space it and I can see that is 3. It's a preset value of the counter. So if you feel that I am quick, then you can slow down by me, no issue, आप मुझे बता सकते हैं, मैं pace slow कर सकता हूँ, but it is, I feel that it is very easy because the same thing we already have studied in the Siemens PLC. अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन है, क्या इसमें हम फंक्शन ब्लॉक बना सकते हैं फैटक में, या इसमें मिट्सुबिशी में जैसे हम फंक्शन ब्लॉक यूज़ करते हैं सिमंस में, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें भी हम फंक्शन ब्लॉक बना के और इसकी वर्किंग कर सकें? देखें, जो सिमंस में हमारे पास फंक्शन ब्लॉक बनते हैं ना, जिस अंदाज में बनते हैं उस अंदाज में तो नहीं बना सकते हम। ठीक है जी, जिस तरह यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे सब रूटीन्स हम कह सकते हैं, फंक्शन कॉल्स कह सकते हैं, वो बन जाते हैं और वो बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मेन यूनिट है, इसका प्रोग्राम में गए, यहाँ पे देखें ये हम मेन में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे मजीद सब यूनिट बना सकते हैं, दैट आर योर सब रूटीन। ये देखें एक सब यूनिट बन गया, एक नया मेरे पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग विंडो आ गई। तो जो सिमंस के FPFC है ना, उसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक और चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है, और बहुत सारी उसकी अपनी अदर एप्लीकेशंस भी हैं। बहरहाल फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन सब रूटीन एंड सब फंक्शन या सब मेन फंक्शन, ये सारा हर PLC में बनाई जा सकती है, कोई इशू नहीं है। ले जी, C0 है अभी काउंटर वैल्यू, अभी काउंटर की अपनी वैल्यू भी 0 पे है क्योंकि मैंने PLC स्टार्ट की है, और प्रीसेट वैल्यू 3 है। तो अगर मैं इसको ऑन करूँ, काउंटर की वैल्यू 1 होगी, फिर मैंने ऑफ की, दोबारा ऑन करके दी तो 2 होगी, फिर ऑफ की, फिर ऑन करके दी तो अब क्या होगी, काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो जब काउंटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाए तो आउटपुट ऑन हो जाती है। तो मैंने इसको ऑन किया, तो देखिए जी ये 6 हो गया और आउटपुट इज ऑन। तो मैंने काउंटर को रीसेट करना है, दैट इज क्लियर, so I can click and this will be a clear. Counter is again 0, output is off. So this is the same counter like up counter. There is no up down counter in the Siemens PLC. अब डाउन काउंटर नहीं है इसके अंदर, अप डाउन काउंटर है, अप काउंटर है, डाउन काउंटर यहाँ पे फैटक में नहीं है। सीमेंस के अंदर अप भी है, डाउन भी है, अप डाउन भी है। डाउन की कोई खास जरूरत नहीं, तो इसलिए इन्होंने रखा भी नहीं। अच्छा सर, इसमें एक ज़रा और मैं पूछना चाहूँगा क्वेश्चन ये, कि हमारी पिछली सारी सिमुलेट हुई हुई हैं चीज़ें और वो एक्टिव हैं, हम नेक्स्ट मॉडिफाई में चले जाते हैं, बट इसमें जब मिट्सुबिशी में या किसी और में जाते हैं तो उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सारा वो बंद करना पड़ता है सिमुलेशन, फिर उसकी जो है ना सारी एडिटिंग होती है। तो काइंडली इसमें भी और फंक्शन ब्लॉक्स में भी थोड़ी ज़रा इसमें कोई एक दो एग्जांपल हमें दें कि किस तरह से हम फंक्शन फैटा के अंदर भी बनाएं, ताकि हम फंक्शन को भी साथ सीख लें कि फंक्शन किस तरह से वर्किंग करता है। ठीक है, देखें यहाँ पे जो सिमंस में फंक्शन ब्लॉक है वो वहीं पे बनना है। ठीक हो गया, यहाँ का फंक्शन ब्लॉक है, यहाँ पे सब रूटीन बननी है, तो यहाँ पे भी बन जाएगी। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी आपका जो मेजर क्वेश्चन है वो क्या था जी अभी? फंक्शन ब्लॉक से रिलेटेड है कि फंक्शन इसमें किस तरह से बनेगा।
ओके ठीक है। अच्छा, सिमुलेशन के दरमियान आप पूछ रहे थे कि एडिटिंग नहीं कर सकते। देखें, आपको जब भी कोई एडिटिंग करनी होती है तो आपको सिमुलेशन ऑब्वियसली बंद करनी चाहिए। चलती गाड़ी पे नहीं चलना चाहिए, कोई भी नुकसान हो सकता है। तो जब आप सीमेंस की बात करते हैं या आप किसी भी पीएलसी की बात करें, जब आप इसे प्लांट के ऊपर रन टाइम पे चला रहे हैं और आप चेंजेस कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई हाई एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए वो वार्निंग देता है कि भाई चलते हुए काम क्यों कर रहे हो, बार बार वार्निंग की दी होती है। तो ऑफलाइन करके आप करेंगे, जो भी चेंजेस होंगी उसे आप ध्यान से देख लेंगे, तो कोई भी खतरे से आप बच सकते हैं। तो FBFCs पे बारे में यहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, इस यूट्यूब पे भी, वो आप देख भी सकते हैं। वो उस पे भी हम आपको एक दो एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। एक मेरे पास यहाँ पे है जी 7 नंबर, एक नंबर है जी अप डाउन काउंटर, दैट इज बेसिकली UDCTR। So this is now another counter, so I can give the name to C1. So its preset value is like taken as 3. So I have an impulse. दूसरा सर इसमें एक ये है कि आप जो भी ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसका हमें शो तो हो रहा है। थोड़ा अच्छा होगा कि अगर आप कीबोर्ड से जो भी बटन प्रेस कर रहे हैं वो भी अगर साथ में एक्सप्लेन होता जाए, ताकि वो हमें आइडिया हो सके कि किस बटन के साथ कीबोर्ड के साथ किस तरह का चले जी, देखें जरा कीबोर्ड कुछ भी नहीं है। देखें, मैं यहीं से चीजें उठा रहा हूँ, X9 एड्रेसिंग कर रहा हूँ, और जो भी चीजें आपके सामने लिख रहा हूँ मैं कीबोर्ड से वही टाइप कर रहा हूँ। चले, मैं बताता भी रहता हूँ आपको साथ साथ, कोई इशू नहीं। ये देखें, यहाँ पे मैंने X9 ही टाइप किया और मैंने कुछ भी नहीं लिखा, और मैंने अबेंडन किया और ये चीजें आ गई हैं। मजीद कोई चीज़ें हैं, मैं वो भी आपके साथ अभी मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें अप डाउन काउंटर आ रहा है, वो यहाँ से अगर मैंने इसको ऑन किया तो देखें ये -1 में चला गया, यानी कि ये डाउन काउंटर की तरह बिहेव कर रहा है अभी। ये मैंने ऑन फिर इनपुट दी, ये फिर डाउन चला गया। तो इट मीन इट इज़ नाउ अ डाउन काउंटर। अच्छा, ये अप की तरह कब काम करेगा? मैं X10 को ऑन करता हूँ, अब मैं X9 को ऑन करता हूँ। देखिए अब ये -1 पे चला गया, ऊपर जा रही है वैल्यू। अब मैंने इसे ऑन किया, अब ये 0 पे चली गई। फिर मैंने ऑन किया, वो 1 पे चली गई। फिर ऑन किया तो 2 पे चली गई। तो अगर मैं X10 को बंद करके इनपुट दूं तो वो डाउन बिहेव करता है, और अगर मैं X10 को बंद करके इनपुट दूं तो वो, चले जी, ये मैंने इसको बंद कर देता हूँ, अब मैं देता हूँ तो ये डाउन काउंटर की तरह बिहेव करेगा। तो वो हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको डाउन काउंटर का जो कंट्रोल है वो X10 के पास है। X10 ऑन है तो वो आपके पास है। जो ही X10 ऑन कर दें हम, तो ये देखें ऑन किया तो ये अप काउंटर के तौर पे बिहेव करेगा। X10 ऑफ कर दूं तो अब X9 मेरे पास डाउन काउंटर के तौर पे बिहेव करेगा। क्लियर करना है काउंटर तो आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं, जो काउंटर विल बी क्लियर। जैसे अप एंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काउंटर है आपके पास, आप मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, लाइक कार पार्किंग सिस्टम है, या कहीं पे भी एग्जिट हो रहा, कहीं पे एंट्रेंस हो रही है, तो वहाँ पे ये यूज किया जा सकता है। तो ये मेरे पास था जी, आपके पास काउंटर्स आ गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर कंपैरेटर वैल्यूज। ये देखें, टू वैल्यूज कंपेयर करेगा, ऊपर वाले को नीचे वाले, सोर्स ए एंड सोर्स बी। मैं अगर यहाँ पे नंबर दे दूँ तो यू कैन सी दिस वन, अबंडन कर देता हूँ फिलहाल। ये मैं दोबारा जाता हूँ, कंपेयर करता हूँ। ये देखें जी,
ये देखें जी, ये कंपेरेटर की विंडो ओपन है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से मैंने ग्रेटर देन का साइन निकाला और यहाँ से मैंने देखा एस ए सोर्स ए है और एस बी सोर्स बी है। तो सोर्स ए एंड सोर्स बी आर माई टू वैल्यूज। Then source A and source B. Now you are, I think, watching this one. So source A and source B. Source A, let's say my 5, your 6, and source B is 4. So I can, okay, place this one and I can click on the coil. That will be an XY8. So that will be an save and save. So you can see that if the condition is true, the output will be high. So 6 is greater than 4. बिल्कुल ठीक है जी, तो काम चल पड़ा यहाँ पे। अच्छा जी, कंपैरेटर में मैं अगर हम जी जी सर सर इसको रन कैसे करवाया, थोड़ा रिपीट कीजिएगा। रन देखें, मैंने मेरी सिमुलेशन ऑलरेडी ऑन है और मैंने जस्ट इसको और कुछ भी नहीं किया, सिमुलेशन ऑन थी, वो खुद ब खुद ही रन हो गया। लेट्स सी अगेन, एस ए एंड 12, 2 मैंने एस सोर्स ए में डाला और सोर्स बी के अंदर मैंने 12 डाल दिया। ओके किया। अगर मैं इसको मैं बंद कर देता हूँ, लेट्स से मैं सिमुलेशन ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से मैंने की स्टॉप पीएलसी एंड एंड सिमुलेशन। नाउ आई कैन मेक दिस पॉसिबल अगेन। तो देखिए ये लगा लिया और मैंने यहाँ से मैंने Y9 लगा दिया। तो यू कैन सी दिस वन, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए रन नहीं हुआ, क्यों? मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, ऑनलाइन सिमुलेशन में जाता हूँ और अब मैं रन पीएलसी करता हूँ, तो उसने मुझे एक एरर भी दे दिया कि कोई प्रॉब्लम तो आ रही है। डुप्लीकेट कॉइल, देखें एरर दिया हुआ उसने मुझे। तो हम पहले ही डुप्लीकेट कॉइल का प्रॉब्लम देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें जी यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू है। 6 इज ग्रेटर देन 4 आउटपुट हाई है, 2 इज लेस देन 12 आउटपुट हाई है। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, 2 इज ग्रेटर देन 4 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। देखें आउटपुट बंद है। तो ये मेरे पास कंपैरेटर्स काम कर रहे हैं। अच्छा जी मुकम्मल सीरीज भी मेरे सर, पास। जी जी अच्छा इसमें तो सर ये 2 और 4 वैल्यू आ रही हैं बेसिकली। हमने तो एक डाटा रजिस्टर को दूसरे डाटा रजिस्टर के साथ कंपेयर करवा रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे जब सोर्स और सोर्स में फिर डाटा रजिस्टर की वैल्यू पुट करेंगे या इसको किस तरह से, क्योंकि वैल्यू होती हैं वो एक्चुअल वैल्यू आ रही होती हैं। चलो जो एक्चुअल वैल्यू आ रही होंगी तो वो तो हम डाटा पुट कर देंगे, लेकिन इसको चले जरा एक मिनट जरा दे मुझे इफरान साहब के जरा। साथ है किस तरह से इसको वो करेंगे जरा। आपकी जो आवाज़ है ना वो काफ़ी कट रही है, लेकिन क्वेश्चन मैं आपका समझ गया हूँ। ज़रा आप सुन लें ज़रा। अभी हम वहीं पे चाह रहे हैं कि डाटा रजिस्टर से वैल्यू कैसे लेते हैं। अभी तो मैंने कांस्टेंट नंबर लिए हैं, हमने सीमंस में भी डाटा रजिस्टर लिए थे, याद होगा, तो हम फैटेक में भी रजिस्टर ले सकते हैं। वहाँ तो बहुत मसाइल थे सीमंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैं जाता हूँ इन्हीं में मैं डाटा रजिस्टर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ R1 और एक मैं दे दूँ रजिस्टर R2। तो दिस इज़ माई डाटा रजिस्टर्स। तो ये मैंने दे दिए। अब R1 और R2 की जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट में तो ज़ीरो है, रजिस्टर्स हैं ये, तो ज़ीरो इक्वल ज़ीरो होता है, ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होता, कंडीशन फॉल्स है, तो मेरे आउटपुट ऑफ है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ स्टेटस पेज के अंदर और यहाँ पे इसको नेम दे सकता हूँ कोई भी, और मैंने इसको ओके किया। यहाँ पे मैं जाके करता हूँ जी R1 एंड R2, जो मैंने यहाँ पे रजिस्टर यूज़ किए हैं R1 एंड R2, इन्हें मैं अब नंबर वैल्यूज दे सकता हूँ अपनी पीएलसी की। वो मैंने यहाँ दे देता हूँ, दैट से मैं कहता हूँ 10। देखें 10 इधर आ गई, 10 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू, आउटपुट इज हाई। यहाँ पे भी दे देता हूँ मैं 6, तो 6 10 इज ग्रेटर देन 6, यस, तो कंडीशन ट्रू, आउटपुट इज हाई। यहाँ मैं कर देता हूँ 11,
So 11 is 10 is not greater than 11, so output is low. इस तरह हम डाटा रजिस्टर से भी वैल्यूज दे सकते हैं, डाटा रजिस्टर से भी वैल्यू ले सकते हैं, नो इशू। तो ये भी एक काम हमने कर लिया। अब मेन चीज़ है एनालॉग से वैल्यू कैसे आएगी। फिर वही बात जो पहले हमने की थी कि जी एनालॉग से वैल्यू कैसे आएगी। सो फैटक के अंदर इज वेरी सिंपल। जो फैटक के अंदर चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल और सादी हैं, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं प्रॉब्लम? उसकी वजह यह है कि सिग्नल में हमें MW का ख्याल रखना होता है, एक का गैप छोड़ के फिर देखना है रजिस्टर, फिर IW64 अगर हमने देखना है तो आई पहले देखना है, फिजिकल हो गया पता चल गया, W उसके लिए देखना है कि वर्ड लेना है, रिपीट ना हो। उसके बाद वो किस एड्रेस पे आएगा वो भी देखना पड़ता है PLC के। हमने यहाँ पे जाके देखा भी था कि मुझे IW64 क्यों यूज़ करना चाहिए। यू कैन सी दिस वन दैट इज IN64, हमने यहाँ से जाकर चेक किया। लेकिन फैटक के अंदर ये जो एड्रेसिंग होते हैं ये डिफाइन होते हैं कि जी आपका फलाना जो रजिस्टर होगा वो एनालॉग का होगा, वो फिक्स है उसका नंबर R4096 और 3840 इस तरह करके जो नंबर हैं इसके वो फिक्स नंबर होते हैं। उसके अंदर कोई भी आप जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वो वही रजिस्टर आप यूज़ करेंगे, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर आप जाते हैं फैटक के अंदर, ये देखें जी एनालॉग इनपुट है D7042 D4076 और एनालॉग आउटपुट है। तो 0 से 16380 तक इसकी लिमिट है। अब इसकी लिमिट थोड़ी कम है, आधी है उससे, आधी इसलिए है कि ये इसकी रेजोल्यूशन कम है। उसकी 0 से 32767 थी, इसकी यानी कि 2 पावर 15 थी, इसकी 2 पावर 14 होगी। और इसका जो रजिस्टर यूज होगा वो होगा D4072 4072 4072 नंबर रजिस्टर है, इसी पे वैल्यू आ जाएगी आपकी इस मॉड्यूल की 2A1D की। इसी तरह आपके पास जो भी मॉड्यूल है उसकी जो ऑक्यूपाइड रजिस्टर्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइन है। ये देखें ये वाले इन्हीं पे डाटा आना है, आप ये यहीं पे भी ले लेंगे तो आपको वो वैल्यू आ जाएगी। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे लिखें दी। यहाँ पे आपको जब आप एनालॉग मॉड्यूल सेट करेंगे और पीछे से वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे 0 से 16000 कुछ वैल्यू जो भी बनती है वो यहाँ पे आने लग जाएगी। तो दैट इज बेसिकली योर एनालॉग आयोस के रजिस्टर पे वैल्यू आनी कैसी, जैसे कि वहां पर आनी थी वैसे यहाँ पर भी आनी है। अभी करेंगे भी एनालॉग स्केलिंग इसके अंदर, अगले में मैथ फंक्शन कराते हैं फिर आपको बताते हैं जी किस तरीके से यहाँ पे स्केलिंग करेंगे। प्रोसीजर सेम है, बहुत सारे एडवांस फंक्शन या एडवांस स्किल्स की तरफ मैं लेके नहीं गया, वजह उसकी ये है कि वो फिर हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो सेम प्रोसेस है सब में, मैंने उसी को पकड़ा ताकि आप मल्टीपल PLCs को बड़े आसानी से कवर कर लें। नहीं जी, अरिथमेटिक में गया फंक्शन से मैं, ये मैंने प्लस प्रेस किया, ओके किया, तो यू कैन सी दिस वन दैट आई हैव एन सोर्स ए एंड सोर्स बी एंड डेस्टिनेशन। सोर्स इज माय लेट्स से 10, सोर्स बी इज 12 एंड डेस्टिनेशन तो मुझे किसी नंबर को किसी रजिस्टर में ही स्टोर करना पड़ेगा, तो मैंने R3 यूज कर लिया। देन इट इज अनेबल, सो नाउ आई कैन मेक इट सेव, राइट क्लिक, एडिट ब्लॉक स्लेव, कंट्रोल W कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। So you can see this one 10 plus 12 is 22, so योर वैल्यू इज ओके।
योर फंक्शन एडिशन फंक्शन इज वर्किंग सक्सेसफुली। अब आप कहते हैं यहाँ पे भी मैंने देना है रजिस्टर, तो R1 में 10 पड़ा हुआ है मेरे पास यहाँ पे, देखिए तो मैं यहाँ पे R1 दे देता हूँ। लें जी R1 दिया तो 10 + 12 22, यहाँ पे मैं R2 दे देता हूँ। तो 10 + 11, 10 यहाँ से आया, 11 यहाँ से आया, तो 21 R3 में स्टोर हो गया। R3 को भी मैं यहाँ मॉनिटर कर सकता हूँ। आई हैव ऑल द वैल्यूज इन माई दिस टेबल स्टेटस पेज। अब बात यह है कि हमारे पास जो स्केलिंग थी एनालॉग की, अब वही हम करने जा रहे हैं दोबारा से। अब हमारे पास वैल्यू गेम थोड़ी सी चेंज हो गई है। गेम कैसे चेंज होगी, अभी हमने देखा हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है अब 0 से 32767 नहीं है, क्योंकि ये 14 बिट रेजोल्यूशन है। जो पहले हम देख रहे थे वो 2^15 था, ये 2^14 है। रेजोल्यूशन कम है तो ये 16380 तक जाएगा। इसका मतलब है अब वही टेम्परेचर जो 0 से 500 डिग्री था, जो कि निकालता था 0 से 10 वोल्ट, वो पीएलसी यहाँ पे देगी अपनी वैल्यू में 0 से 16380। तो गेम वहीं पे पहुंच गई जहाँ पे हमारी लास्ट टाइम थी। 0 से 500 डिग्री टेम्परेचर है, देन इट इज बेसिकली एंड 0 से 10 वोल्ट निकलेंगे आगे, और वो आगे जाके बन जाएंगे 0 से 16380। अब पिछली एग्जांपल्स में सीमेंस में हमारे पास ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी। आइडियली 32767 लिया था, वैसे ये वैल्यू कितनी होती है 27648, तो हमने आइडियली ली थी तो वो 32767 तक ली थी। अब याद ही होगी, बात काम वही है। जैसे ही 500 डिग्री हुआ 10 वोल्ट आ जाएंगे, 10 वोल्ट आएंगे तो पीएलसी में ये नंबर आ जाएगा प्रोग्रामिंग में। जैसे ही यहाँ 250 डिग्री हुआ, ये 5 वोल्ट हो जाएंगे और यहाँ पे 8000 के करीब कुछ वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द मेन थिंग। तो अब इसको वापस, अब ये वाला नंबर है हमारे यूज का नहीं, फिर वही बात कि ये नंबर का हम करें क्या भाई, ये नंबर तो किसी इस्तेमाल का नहीं, किसी यूज का नहीं मारे, हमें तो रियल टाइम टेम्परेचर चाहिए। तो फिर हम इसको पकड़ते हैं जी 16380, पहले 3 डिजिट पकड़े, उसको मैंने डिवाइड कर दिए 163 के साथ, और ये मेरे को अप्रोक्सीमेटली 100 आ गया। उसको मल्टीप्लाई में 5 किया तो 500 आ गया। अरे जी फिर गेम चेंज मैंने कर दी, प्रोसेस सेम लगा रहा हूँ मैं, इसके साथ मैंने डिवाइड कर दिया। ये वेरिएबल वैल्यू है, the process is same. Now we can do this in the static PLC. Now I can go here, I can make it and divide. Let's say मेरे पास जो वैल्यू आ रही है D74072 में, तो वैल्यू आनी है बाहर से। अगर ये इनपुट कार्ड है तो एनालॉग इनपुट है ये, तो यहाँ तो बाहर से आनी है, तो लिहाजा मैं उसमें तो वैल्यू डाटा इंसर्ट कर ही नहीं सकता, तो मैंने R5 ले लिया। R5 को डिवाइड करता हूँ 163 के साथ और स्टोर कर देता हूँ R6 के अंदर। ब्लॉक को अनेबल करता हूँ, डिवाइड का ब्लॉक लगाता हूँ, मल्टीप्लाई का ओके किया। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ से R6 के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ और स्टोर कर देता हूँ R7 के अंदर। इनेबल किया, राइट क्लिक करके सेव किया, और देखें जी मैंने इसके अंदर अपनी स्केलिंग मुकम्मल कर ली। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने अभी उसे डिवाइड किया 163 के साथ, वो तो उस केस में होगा ना कि अगर हमारे पास 500 कंप्लीट वोल्टेजेस 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात पहुंच गई है, तो अगर हमारे पास 250 डिग्री है तो वो वैल्यू हो जाएगी 16,000 से 8,000। जी बिल्कुल, ये ठीक है, 8000 लेकिन तो आगे हमने जो वैल्यू की है वो तो 163 फिक्स की हुई है। फिक्स की हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो लेकिन वो तो वैसे उस क्या कहते हैं मैथमेटिकल वो ऑपरेशन तो नहीं आएगा, मतलब जैसे आगे आ रहा था।
आएगा, वो फिक्स करने से तो आया। देखें ये वेरिएबल है 8000, जी जी अब वो आधा वो वहां पर 250 डिग्री हुआ तो ये 8 आया ना, ऐसे ही है। जी 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 जी। आप देखें 800 को मैं 8000 को मैं 163 से डिवाइड करता हूँ तो 49 ऑलमोस्ट आ गया, 5 से मल्टीप्लाई जी किया तो ऑलमोस्ट 250 आ गया। जी जी, ठीक हो गया, कंफ्यूजन थी, थैंक यू सर। दैट्स फाइन। तो अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ R5 को, क्योंकि R5 को वैल्यू बाहर से आनी है तो मैं यहाँ पे R5 को वैल्यू दे देता हूँ। तो R5 इज एक्चुअली एंड सर इसमें एक बिट कितने डिग्री के बराबर होती है? फरहान साहब लगता है आप रिमोट एरिया में हैं, तुर्की के काफ़ी दौरे कर लिए हैं आपने। आपका सिग्नल ब्रेक हो जाता है जब आप बोलते हैं तो फिर आवाज़ बिल्कुल कट जाती है। तो माइट पॉसिबल क्या इशू है। तो देखें रेजोल्यूशन जो है 14 बिट रेजोल्यूशन है इस मॉड्यूल की। 15 होती तो ये 32,767 तक जाता आइडियली, यानी कि उससे कम ही होती है, जैसे कि 27,648 वैल्यू होती है। तो लिहाजा इसकी जो वैल्यू है 0 से 16,000 तक। अब देखें अगर 8,000 आ रही है 250 डिग्री की वजह से, तो वापस जब मैंने स्केल किया तो ऑलमोस्ट 250 ही बन रहा है। 245 इसलिए बना कि अभी मैंने एक एक्यूरेट पॉइंट्स में मैंने नहीं किया, अभी मैं पॉइंट्स में लेके जा रहा हूँ जैसे आज हमने सिमंस में भी किया है। तो उसकी वजह से क्या होगा जी, आपका ये पॉइंट के अंदर हो जाएगी आपकी 250 तक ये पहुंच जाएगी ऑलमोस्ट। तो देखें ज़रा, अगर हम इसको अब मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ इसको, अगर ये हो जाती है ऑलमोस्ट 16,000 तो है थी 380 थी तो ये 8,000 दैट से 160 बनी। यू कैन सी दिस वन। सो R5 14,000 में चली गई तो वो तकरीबन 445 बन गया। और अगर ये 4,000 में आ जाए तो तकरीबन देखें 135 डिग्री टेम्परेचर मेरे पास बन रहा है। तो अब इसी को मैं फ्लोट के अंदर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सो फ्लोट के लिए फिर वही बात है कि जी जो मुझे बाहर से वैल्यू आनी है 0 से 16,380, वो क्यों आनी है, क्योंकि मेरा मॉड्यूल की रेजोल्यूशन कम है, इससे कम वाला भी होता है 13 वाला भी होता है, उसमें 2 पावर 13 8,000 कुछ आएगी वैल्यू। तो डिपेंड है कितने मॉड्यूल का आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन लिया, पहले मैं यहाँ से कन्वर्ट कर लेता हूँ अपना इंटीजर टू फ्लोट के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो बाहर से एनालॉग मॉड्यूल ने वैल्यू देनी है वो इंटीजर में देनी है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है देखें इंट टू एफ। अब मेरे पास R5 के अंदर इंट आ रहा है जो अभी मैंने दी भी ऊपर, और मैं डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर कोई भी रजिस्टर दे सकता हूँ, उसने मुझे बताया हुआ है 30 तक दे सकता हूँ, क्योंकि 30 40 और ये सारे एनालॉग और इनकोडर के रजिस्टर शुरू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे R10 दे देता हूँ। तो इसका मतलब है जो वैल्यू मेरे पास R5 के अंदर इंटीजर की शक्ल में है वही वैल्यू मेरे पास R10 के अंदर फ्लोट की शक्ल में है। नंबर सेम है लेकिन इसे आप यूं पढ़ लें 45,4,510, ये है जी 4,510.0। तो सेम थिंग। अब R10 के ऊपर मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ अपना। R5 को तो वैल्यू मैं बाहर से देता रहूंगा तो वो कन्वर्ट होके फ्लोट बनती रहेगी। अब मैं लगाता हूँ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फ्लोट वाला, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है फ्लोट डिव। अब मैं R10 दूंगा क्योंकि R5 तो इंटीजर के लिए है और R10 मेरे पास फ्लोट है। डिवाइड बाय 163 एंड स्टोर इन लेट्स से R20। जी पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आना शुरू हो चुकी है। अब मैंने लगाना है मल्टीप्लाई फैक्टर, तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस वन विद दी अब क्या करना है जी, R20 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और लेट्स से मैं R30 में स्टोर कर देता हूँ।
इसको मैं करता हूँ अनेबल, सेव करता हूँ और मैंने सेव कर दिया। तो यू कैन सी दिस वन आई एम नाउ वैल्यू इन पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पे 8160 देता हूँ, तो ऑलमोस्ट 250 टेम्परेचर आपके पास आ रहा है, क्योंकि 8000 पे यही आना है। 16380, इट विल बी एन अप्रोक्सीमेटली 500। तो एरर जो आएगा वो हम रिमूव कर देंगे, उसका इशू नहीं है। So I can give that 4000, I can give this 6000, I can getting every value of the temperature RTD के अंदर। फरहान साहब थोड़ा सा माइक बंद रखें आप जरा। आप किधर बैठे हैं आजकल? जरा ना आवाज़ आपकी बहुत ख़राब हो रही है, वीडियो ख़राब हो जाएगी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आपने कोई क्वेश्चन है तो आप या तो नेट बेहतर करें, या फिर आप कल आए थे कल ही पूछ लेते, तो कोई इशू नहीं। अगर आवाज़ ठीक है तो यू कैन आस्क एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अब हम देखें, जहाँ पे हमने फेटेक पे पहुंचे थे, सिमंस पे पहुंचे थे, 3 सेशन लगा के, 2 से 3, फेटेक में हम 1 घंटे में पहुंच गए, 1 घंटे से भी पहले पहुंच गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए, कि आपकी जब एक के अंदर ग्रिप होती है तो आप चैंपियन बन जाते हैं दूसरी के भी बहुत जल्दी। तीसरी में भी प्रश्न हमारा यही है। एनी क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चंस कर ले। अब क्वेश्चन आंसर सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जिस तरह सीमेंस की पीएलसी में बात टेम्परेचर का करते एक अगर ब्लॉक बनता आवाज था। आ रही है तो 1 बिट के अंदर 1 डिग्री में कितने बिट आएंगे, या 1 बिट के अंदर कितने डिग्री कवर करेगा? ये कोई फरहान साहब जरा माइक बंद कर देना। सर, जिस तरह सीमेंस में टेम्परेचर का एक ब्लॉक बनता था, इस तरह फैटिक में भी कोई है कि ताकि हमें ये इंटीजर टू फ्लोट इस तरह की वैल्यूज में ना जाना पड़े, डायरेक्टली R3840 का जो वैल्यू है वो उसी में दें और एंड में हमें टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाए। कौन सा ब्लॉक आप बात कर रहे हैं? सिमन में था और यहाँ पे नहीं है। सर, सीमेंस में था एक तो हम खुद से इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्ट करके उसको डिवाइड करते जैसे अभी फैटिक पे कर रहे हैं। तो सीमेंस के में एक शायद ब्लॉक है, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा था। तो वहाँ पे जो IW64 की वैल्यू हो वो वैसे वहाँ पे आती थी, और आगे से हमें डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई और डिवीजन की वैल्यू दे के हम आउटपुट पे टेम्परेचर की वैल्यू ले लेते थे। मतलब कि एक बना बनाया ब्लॉक था टेम्परेचर के लिए। तो ऐसा कुछ इधर भी है? स्केल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। जी। देखें, इसमें अंदर भी ब्लॉक्स मौजूद हैं, सिमंस में भी मौजूद हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप कहेंगे जी अगर एक ब्लॉक मौजूद है तो सिमंस में भी, सिमंस में जो जितने ब्लॉक मौजूद है वो सारे इसमें हों। तो बहुत सारे ब्लॉक्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, जो जेनेरिक होते हैं, और बहुत सारे नहीं मौजूद होते, तो फिर हमें उसके लिए फिर जेनेरिकली मैथमेटिकल एप्लीकेशन से हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि जी हमारे पास स्पीड का कोई ब्लॉक है, MCR का ब्लॉक है, हमारे पास कोई अपनी PLC के स्पेशल फंक्शन ब्लॉक्स हैं जो सिमंस के अंदर, अगर आप यहाँ पे जाएं इसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर, देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉक्स। सो इसका मतलब है कि जी ये शिफ्ट है, यहाँ यहाँ पर भी मौजूद हैं शिफ्ट वाले। लेकिन हम अगर एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन में जाएं, ये स्ट्रिंग है, लेफ्ट है। अब ये ब्लॉक्स आपको फैटक में नहीं मिलने, ये टाइम के ब्लॉक्स हैं, इंटरप्ट्स के इतने सारे ब्लॉक्स हैं। तो इसका मतलब है कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो स्केल के ब्लॉक इसके अंदर भी मौजूद हैं। सर, कोई एक व्यू दे सकते हैं इसका स्केलिंग के लिए?
स्केलिंग के लिए ना ये काफ़ी एक मुकम्मल तौर पे एक लंबा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह कि आप किसी वक्त आ जाइएगा तो आपको करवा देंगे। या मेरे को यार ये मुर्शिद साहब जरा आप बाहर ही चलें। तो वो किसी भी वक्त मैं या एक वीडियो बना के डाल दूंगा, कोई मसला नहीं है स्केल ब्लॉक के ऊपर। ऑलरेडी पड़ी भी हुई है वीडियो, वहां से देख लें। मेरे पास फैटक का पूरा कोर्स पड़ा है, सीमेंस का भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे के चैनल पे पड़ा है, वहां से देख। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट नो इट इज रेलिवेंट और नॉट। बेसिकली हम जब यूनिवर्सिटीज में गेट्स और लॉजिकल गेट्स और वो जो बिट ऑपरेशंस हम करते हैं, वो रेलिवेंट है इसके, वो इंडस्ट्री में ऐसे लॉजिक्स वगैरह, वो जो लॉजिक गेट्स वगैरह वो यूज होते हैं? इग्नोर करें, जरूरत नहीं है उसकी, आप उसके बगैर भी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चला लेते हैं। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें भी हम फैटिक पीएलसी को कवर करेंगे या इसी सेशन में? नहीं, हम इसी सेशन में करेंगे। अगले सेशन में इंशाल्लाह ताला हम मित्सुबिशी या डेल्टा पे चले जाएंगे या रेनबेल्डे पे चले जाएंगे, किसी न्यू ब्रांड सर पे। उसके लिए अपना सॉफ्टवेयर होगा या किस पे होगी वो? ऑब्वियसली उसके लिए अपना सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि सब ने पैसे कमाने हैं तो सबका सॉफ्टवेयर अपना है, तो हर एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं हो सकता। सर फिर काइंडली अगर उसमें ग्रुप में लिंक शेयर कर दें उसके, ओके ताकि हम नेक्स्ट सेशन से पहले हम वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट। फरहान साहब आपका जो माइक या आपकी जो आवाज़ है ना आज बहुत तंग कर रही है, तो सर इस ट्रेनिंग सेशन में एलएस का ब्रांड भी होगा? नहीं एलएस नहीं है हमारा यहाँ पे इस ट्रेनिंग के अंदर। वैसे सर अगर इस पे करना चाहें तो क्लासेस ले सकते हैं वहाँ पे लैब में? हाँ जी, अगर इंस्टीट्यूट में आगे करना चाहें बिल्कुल हो सकती है, पैनासोनिक पे भी हो सकती है, वीकॉन पे भी हो सकती है, कोई भी ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड अब हमने ऐड कर दिए हुए हैं। स्नाइडर पे भी हो सकती है जो कि पहले नहीं थे। और सीमेंस, फैटक, एलन बेल्डे, डेल्टा, मित्सुबिशी, ये तो ऑलरेडी हम करा ही रहे थे, तो अब ये भी सारे अवेलेबल हैं, नो इशू। कोई भी ब्रांड पे आप फिजिकल ट्रेनिंग इन हाउस बूट कैम्प या सिंपल लेवल 1 लेवल 2 या 3 4 जो भी करना चाहें वो आके कर सकते हैं। सर इसमें HMI LS की और PLC भी LS की होगी, ऐसी है? एलएस की पीएलसी और विंटेक की एचएमआई होगी। अगर आप एलएस की एचएमआई भी करना चाहते हैं तो इशू नहीं है, वो आपकी रिक्वेस्ट पे आपके लिए कर दिया जाएगा उसके लिए। ओके सर। जी एनी क्वेश्चन। जी जी क्वेश्चन कर लें अहमद सईद साहब। जी एनी अदर जिसने कोई अहमद साहब की कोई समझ नहीं आ रही, कोई और क्वेश्चन कर ले जी। कोशिश करें, अब आप इंजीनियर हो गए और चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं, माइक ये वो चीज़ें इतनी अच्छी रखें कि चीज़ें प्रॉपर आवाज़ आगे जाए। मुनीर साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर जी 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 फरमाएं। सर फिर इस पर लास्ट में फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर क्या? जी बिल्कुल मिलेगा जी, फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा, वो आप उसको लाजमी कीजिएगा। जैसे असाइनमेंट्स पहले वाली मिली हैं, जो कर लेगा काम वो बहुत ऊपर चला जाएगा, गेम चेंज हो जाएगी उसके लाइफ की। हमने पहले भी बताया था, आप
ऑटोमेशन एक ऐसी फील्ड है जो कि ग्रोइंग है और काफ़ी अरसे से ग्रोइंग जा रही है और ये अभी चलती रहेगी। जी, यानी कोई अदर क्वेश्चन? सर अटेंडेंस होगी आज के? अटेंडेंस का मैं अभी लिंक आपको भेज रहा हूँ, तो आप उसमें फिल करके भेज दीजिएगा। पर्सन का मुझे पता है कौन कौन आया हुआ था, मैंने स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं। ओके सर। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी कि ये जितने PLCs हैं इनकी प्रोग्रामिंग केबल, इनके मोस्टली ड्राइवर नहीं मिलते, तो कोई ऐसा सोर्स या कोई लिंक है जहाँ से जाके ये लिए जा सके? इस तरह फैटेक हो गया या मित्सुबिशी हो गया, इस तरह। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये एक मिथ है कि ड्राइवर नहीं मिलते। हर एक के ड्राइवर मौजूद हैं। फैटेक के चाहिए मुझसे ले लें, इस मित्सुबिशी के चाहिए ले लें, आप जिस केबल के चाहिए ड्राइवर ले लें, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप अपडेट करें विंडो को, नेट कनेक्ट हो, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिकली ड्राइवर भी अक्सर केबल्स के हो जाते हैं। फिर भी ना मिले, जिससे आपने केबल ली है उससे ड्राइवर साथ में, ऑब्वियसली जो केबल बेच रहा है या जिससे आप ले रहे हैं वो ड्राइवर भी साथ लाजमी देगा, CD दे देगा, USB दे दे में जैसे भी दे, तो ड्राइवर मिल जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सर उसमें मोस्टली लैंग्वेज होती है वो असल में चाइनीज होती है, तो चेंज करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो करप्ट फाइल हो जाती है, तो इस तरह के इश्यूज हैं। अगर देखिए बिल्कुल ऑनलाइन इसको करना चाहें तो इनकी वेबसाइट से करना पड़ता है या? कोई इशू नहीं है। वो आपकी चाइनीज अगर करप्ट हो जाते हैं तो आप उसे कोशिश करें मल्टीपल जगह पे रखें, क्लाउड पे भी रखें और रार करके रखें, विन रार की फाइल से, तो फिर वो करप्ट फाइल नहीं होती। चलें जी, कोई क्वेश्चन हो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई आप ये चाहते हैं कि आपके लिए स्पेशल क्लास अरेंज करनी है तो आप कोऑर्डिनेट करके आपके लिए इसी सेशंस के हवाले से हम कोई क्लास रख सकते हैं। सो फैटक को कवर करें, वीडियो आपको अभी मिल जाएगी कुछ देर के बाद, यहाँ पे यूट्यूब पे मौजूद होगी। जो लोग नहीं आ सके जलसे की वजह से या किसी वजह से, वो इसको देख लें और अटेंडेंस शीट फिल करके दे दें, और इंशाल्लाह ताला अगले वीक में हम डेल्टा को इंशाल्लाह ताला या मित्सुबिशी या मित्सुबिशी को कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे टेक्स्ट करके या जैसे भी रब्ता कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर।